आज जो अपने टॉपिक ले रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, पहले तो अपने स्टार्टिंग से समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की जरूरत क्यों थी, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सवाल ध्यान में रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है क्या कि देखो, जब अपने ब्रिटिशर्स थे जो भी, वो कब तक इंडिया में रुके, कब तक रुके ये तो पता ही होना चाहिए। हाँ, 15 अगस्त 1947 को ये लोग अपने आजाद हो गए और ये लोग टाटा बाय बाय कर गए। अब ये लोग टाटा बाय बाय कर गए तो हमारे दिमाग में ये चीज आएगी ना, क्या कि भाई हम अपने हिसाब से अपने आप को गवर्न करेंगे। जैसे सपोज करो, अपने लोग यहाँ पे रहते हैं एक ही घर में सारे, ठीक है, और एक आदमी है यश, जो ये बोलता है वही हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब हमने अंग्रेजों को, मान लो यश अंग्रेज है, उसको भगा दिया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये चला गया, पर इसके रूल्स थोड़ी मानेंगे अब तो हम आजाद हो गए, तो हम आजाद हो गए तो जो हमारा मन करेगा हम वो रूल बनाएंगे। तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, अपने लोग अपने हिसाब से हम रूल बनाएंगे, हम क्यों अंग्रेजों की सुने। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने की सोची कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब दिक्कत आई, कौन बनाए, सब कहेगा मेरे हिसाब से चलो, वो कहेगा मेरे हिसाब से चलो, वो कहेगा मेरे हिसाब से चलो। तो हमने कहा ऐसे करते हैं कि जो बाकी देश है ना, उनकी अच्छी अच्छी बातों को हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ अपने दिमाग से हम ऐड कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, मिला जुला एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम अपने आप को चल लेंगे। तो वो फिर सवाल आया कि कौन लोग होंगे, कितना बड़ा देश है, कितने करोड़ों लोग हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो हमने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, ठीक है, उसमें लोग आएंगे, चुन के आएंगे, और वो लोग जो लॉ के बारे में डिबेट्स करेंगे, और फिर जो लॉ फाइनल होगा वो हम मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और उन्होंने 2 साल 11 महीने कुछ दिन लिए, 18 दिन लिए, और अब फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। अब जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें सबसे पहले क्या चीज आई कि हमने बोला प्रेम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम ही हैं जो हम इसको पावर दे रहे हैं लॉ को। और हम क्या पावर दे रहे हैं कि इस लॉ से ऊपर कोई भी आदमी नहीं रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई हीरो हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो, सब इसको कहना मानेंगे। और हम लोग अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम बोल रहे हैं। सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद कोई दूसरा आदमी आएगा, उसके बाद कोई तीसरा आएगा, बाकी सब नीचे। तो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कौन होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद में सब लोग, वैसे प्रेसिडेंट और सिटीजन सब इक्वली हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस बुक में जो लिखा हुआ है उसको मानेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बुक को जब बनाना था तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे। जैसे कि यूएसए ने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था 100 साल 150 साल पहले अपने से। तो अपने पास बढ़िया एग्जांपल था उनके एक्ट को कॉपी करना, क्योंकि जो एक देश चल रहा है, तो वो देश चल रहा है तो उनका कुछ रूल्स हैं, तो उनको हमने पहले ही सोच लिया कि इनसे कॉपी करेंगे। तो हमने सबसे पहले चीज जो कॉपी की वो थी फंडामेंटल राइट्स। वो हमने कहां से उठा ली, यूएसए से। अब फंडामेंटल राइट्स होती क्या है वो भी अपने समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। यूएसए में कंसेप्ट था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा में बोला कि कुछ ऐसी राइट्स हैं जो बहुत ही बेसिक है, और वो तो किसी से छीननी नहीं चाहिए। जैसे मान लो अगर ये उससे छीन ली ना, तो मतलब आप उसकी सोल को छीन रहे हो। बोलने का हक ये थोड़ी छीनना चाहिए, ठीक है। जिसको जो ट्रेड करना है वो हक, ठीक है, या फिर किसी को कोई व्यापार करना है वो हक हो गया। आप जैसे सपोज करो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको, ठीक है, ये कुछ बेसिक नीड्स हैं। तो जो बेसिक नीड्स हैं जो कोई छीनेगा ही नहीं, उनको हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हमने कहां से ली है, यूएसए से, और इनको कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। नो वन हैज राइट अगर कोई तुम्हारी फंडामेंटल राइट को छीन रहा है ना, तो तुम्हारे पास पावर है कि आर्टिकल 32 में तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ और केस फाइल कर दो। जैसे कि अगर आर्टिकल 19 बोलते हैं हमें कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कोई आपको बोलने से रोक रहा है, तो आप सीधा जाके कोर्ट में केस कर दो, ठीक है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट। आपको अपने कपड़े पहनने का हक है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो उर्फी जावेद को कि तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, वो बोल सकती है कि भाई मेरे राइट है, मैं जो कपड़े पहनना चाहूं वो पहनूं।
मान लो कोई एक्ट्रेस को तुम रोक रहे हो कि भाई तुम्हें ये एक्टिंग नहीं करनी, ये मूवी नहीं करनी, उसके पास राइट है कि वो ये कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है, मान लो सपोज करो कोई एक लड़का न्यूड ही जा रहा है गली में, तो उसको हम रोक सकते हैं क्योंकि डिसेंसी खराब हो जाएगी, ठीक है। या फिर कोई स्कूल में आ रहा है और उसमें वो हिजाब पहन के आ रहा है, तो उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा सवाल आया जब कोई सिख का था और वो टर्बन पहन के और हाथ में कड़ा पहन के आया, लेकिन कोर्ट ने उसकी रिस्पेक्ट की कि इसके पास राइट टू रिलीजन है, हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि आप टर्बन पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ में कड़ा पहन रहे हो वो पहनो। किरपान वाले पे भी बहुत इशू हुआ कि क्या किरपान अलाउ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब कई लोग बोल रहे हैं कि वहां पे अगलों को वो डेंजर पहुंचा सकता है कि उसने किसी दिन निकाल ली किरपान, लेकिन उन्होंने बोला कि उनके बेसिक लॉ में ये लिखा हुआ है, तो हम उनको फ्रीडम उनकी नहीं छीनेंगे रिलीजन की, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस हम रीजनेबल देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दो। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कहां से कहां पे डिफाइंड है, आर्टिकल नंबर 12 से अपने लेंगे और ये चलेंगी लगभग 35 तक। इनमें जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट मतलब ये कोई अपने से छीन नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3, जिसमें अपने को फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है। अपने एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स के सवाल सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा एग्जामिनर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछेगा। फंडामेंटल राइट्स को अपने को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से अपने सवाल बनेंगे, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल राइट्स, दूसरी होती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। दोनों में फर्क है, एक तो होगी फंडामेंटल राइट्स, दूसरी होगी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि हमारी कुछ ड्यूटीज है जो हमको फॉलो करनी है, ठीक है। ऐसे एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीनों में समझाता हूं क्या फर्क है। एक तो हो गया फंडामेंटल राइट, लिख लो कॉपी पे, एक हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको अपने बोलते हैं डीपीएसपी। तीनों के तीनों है ना, हमने कॉपी पेस्ट किए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से ले ली, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ले ली, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, हाँ, ये अपने ने वहां से ले ली। अब अपने को क्या करना है, इन तीनों में फर्क समझें। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो तो कौन से राइट्स होगी, जो बेसिक राइट्स हैं, कोई अपनी छीन नहीं सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सिटीजन्स की राइट्स हैं अपने कंट्री के लिए, जो उनको ध्यान में रखना है, वो 11 हैं, अभी अपने पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है ना, तो उनको इन बातों का ध्यान रखना है। मुकरना चाहे तो मुकर सकते हैं, नहीं मुकरना चाहे तो ना मुकरें। अब एक डिफरेंस है जो लिखना है यहां पे, लिखो फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल अंडर ऑनरेबल कोर्ट, आर इनफोर्सिबल अंडर कोर्ट। इनका मीनिंग समझाता हूं भी, आर इनफोर्सिबल अंडर कोर्ट। और लिखो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर नॉट इनफोर्सिबल अंडर कोर्ट। क्या मीनिंग हुआ ये समझते हैं अभी अपने। देखो क्या मतलब हुआ, अगर कोई फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है ना, जैसे मान लो बोलने का हक है मेरे पास, ठीक है, और किसी ने मेरे को बोलने नहीं दिया और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस रोक रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता हूं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जैसे आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, पर नहीं है ना अभी, ठीक है। तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये प्रिंसिपल्स हैं, सरकार को बनाने की जरूरत है, ये नियम नहीं बना रही है तो कोर्ट जाके केस नहीं करेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही है तो केस कर देंगे। जैसे लिखकर शराब के लिए कानून ऐसा होना चाहिए कि भाई शराबबंदी हो, ऐसा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पर गवर्नमेंट ने नहीं की, शराब बेच रही है, तो इसके लिए हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए, पर ऐसा तुम क्यों करते हो। आया समझ में इतना सब, ठीक है, आगे चले। अब अपने चलते हैं एक बार आर्टिकल 1 देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का है क्या, फिर अपने जो जो आर्टिकल्स अपने इंपॉर्टेंट है वो सारे अपने करेंगे। आर्टिकल 1 पढ़ते हैं पहले से। एक चीज वो बता दूं, प्रेम्बल क्या होता है वो भी समझ लो, फिर आगे चलते हैं।
आर्टिकल पर यहाँ निकल गया। प्रेम्बल क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने ना दिसंबर के महीने में 1946 में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि संविधान हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी बात को हमने प्रेम्बल मान लिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लिख दिया। कोई तुमसे पूछे क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, एक जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जिसमें बोला है कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो उसका पार्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो उसमें अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को चेंज करना हो तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कौन से केस में बोला है, केशवानंद भारती में। शर्त यह है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वायलेट नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई पैसेज आ जाए, कोई कहीं पे ये सवाल आ जाए, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल सकते हैं? देखो कितने आर्टिकल्स है ना, एक मिनट रुको। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने आर्टिकल थे, 395, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, हमें जरूरत पड़ी कि और आर्टिकल ऐड करने की जरूरत है। टोटल आर्टिकल हो गए 448। पहले कितने थे, 395, अब कितने हो गए 448। पहले शेड्यूल कितने थे, 8, अब कितने हो गए हैं 12। अब तुम लोग सोचोगे सर पहले तो अपने क्लासों में सेक्शन सेक्शन बोलते थे, अब आर्टिकल कहां से आ गए? कभी भी कोई भी देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें आर्टिकल होंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, जहां पे सिंपल लॉज होंगे, बाकी जितने भी लॉ हैं आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होंगे, सेक्शन होंगे, ठीक है। शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है और आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? आर्टिकल में हमने बता दिया कि आर्टिकल 1 मतलब जैसे इंडिया दैट इज भारत विल बी नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसको एक्सप्लेन करना था ना कि कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो हमने शेड्यूल बना दिए कि इस शेड्यूल में पूरी डिटेल है, पढ़ लो जाके, ठीक है। तो आर्टिकल तो शुरू में चलेंगे, शेड्यूल उसके लास्ट में होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खोलूंगा और अपने पहले आर्टिकल से समझेंगे। अभी अपने ने क्या समझा है, तुम्हारे पास चेयर, सामने से ले आओ या तो ना, हाँ सामने वाले रूम से ले लो, वहां खाली नहीं है क्या? चलो आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 क्या था, आर्टिकल 1 पे आते हैं। आर्टिकल 1 है, आगे वाले से ले लो या तो फिर ना, वहां पे सामने वाला होगा। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत will be known as यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो भी चेयर लेके आओ ना वहां पे रखा ना, नहीं तो सर को बड़ा वो परेशानी होती है। अब क्या हुआ, इस आर्टिकल पे बवाल हो गया। पहले आर्टिकल पे बवाल क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इंडिया इज दैट इज भारत विल बी नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिख रहे हो वर्ड, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे जो बी आर अम्बेडकर है ना, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 1 में हम जानबूझ के यूनियन ऑफ स्टेट्स लिख रहे हैं। रोल इरादा ये है कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या कि तुम भारत से मिलना चाहो तो मिल लो, पर अलग होना चाहोगे ना, अलग नहीं होने देंगे हम। मतलब कि जैसे मान लो इंडिया, ब्रिटिशर्स गए तो अलग अलग छोटे छोटे बहुत वो हो गए एरिया में बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा राजस्थान के तो बहुत टुकड़े थे, जोधपुर अलग है, वो कह रहा है जयपुर अलग राजा अपने आप को मान रहा है, गंगानगर राजा कह रहा है हम अपने हैं, बीकानेर वाला अलग कह रहा है। अब अलग अलग हो गए, कितने थे, 365 थे जैसे मान लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, बी आर अम्बेडकर ने बोला कि अगर आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप आना चाहो आ जाओ, पर अलग होना चाहोगे ना तो अलग होने का कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे अब गंगानगर और राजस्थान आ गए, राजस्थान वाला सीएम बोल दे भाई हम तो अलग हो रहे हैं, हमसे हमारे तुम नहीं बन रही, हमारी सेटिंग बैठ रही, हम जा रहे हैं छोड़ के, हमारा अपना देश बना रहे हैं। अब मजाक नहीं है, इंटीग्रिटी है ना, आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। तो उसमें भी कुछ ऐसे राजा थे हैदराबाद के और कश्मीर वाले कहते नहीं आ रहे, ठीक है। फिर हमारे वाले पटेल साहब ने बोला कि कोई बात नहीं आ रहे तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं मिलवाने के लिए, ठीक है। उन्होंने आर्मी भेज दी हैदराबाद में। कश्मीर वाला इवन जो ये एरिया था ना जो डिस्प्यूटेड रह गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये नेहरू जी पे छोड़ दिया था कि तुम्हें डिसाइड करना है। अगर ये भी पटेल साहब के पास होता तो ये भी अपने पास आ जाता, ठीक है। वहां पे वो थोड़े डिले रह गए कि भाई नहीं तो अपने पास ये भी एरिया होना था ये वाला। और अब भी कुछ नहीं पता आगे कि अब तो ये डिमांड कर रहे हैं ना अपने वाला कि ये पीओके वगैरह ये है अपने, थोड़ा सा इंडिया एग्रेसिव हो तो कहते कि ये सिंध सुंध ये भी हम लेके जाएंगे लाहौर,
पता लगे नेशनल लॉ स्कूल भी वहां खुल रहा है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं अपने क्यों, पावरफुल तो अपने हैं ही, बस अपने को ये है कि वो भी न्यूक्लियर वेपन है, अपने भी दोनों ही न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। अब ये है कि पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चुप ही रहेंगे। अब उनको 3 अरब का कुछ लोन पास हुआ है परसों पाकिस्तान को, तो उनका स्टॉक मार्केट पर अपर सर्कल लग गया, ठीक है। वो उधार ले लेते हैं, उनको पता है कि इतना है नहीं, वो अमेरिका ने उधार दे दिया। उनको भी ये पता है ना कि इंडिया डेवलपिंग है और आने वाले टाइम में इंडिया का है, तो चाइना और पाकिस्तान यही इसमें उलझा रहे और इकोनॉमी आगे बढ़े ही ना, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग क्या है? अब कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 29। तो 29 स्टेट्स आ तो गई, अब अलग नहीं हो सकती, ठीक है। क्या हम किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं? आर्टिकल 3 बोलता है कि अगर आप किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। किसी की हुई है? तेलंगाना की हुई है। पंजाब कितना बड़ा था पता है पहले? हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा था, पाकिस्तान भी पंजाब का हिस्सा था, इतना बड़ा था। पंजाब को आधा काट दिया, पाकिस्तान दे दिया, ठीक है। आधा काट दिया, हिमाचल चला गया। जो हरियाणा वाले थे वो कहते कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है ये वाली, और ये पंजाबी बोलते हैं, हमें भी अलग कर दो, इनको भी अलग कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही थे पहले, ठीक है, ये भी अलग हो गए, ठीक है। राजस्थान को भी अलग करने की बात करेंगे, 4 में कर दो ऐसे, ठीक है। चले आगे, अब अपने देखते हैं एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के अपने बेयर एक्ट को, ठीक है। देखो कोई भी बेयर एक्ट पढ़ना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने को वो जो लोग क्या कहना क्या चाह रहे हैं, लेजिस्लेटर की क्या थिंकिंग है, वो अपने को पता होना चाहिए। अब तुम्हें दिखाते हैं, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या, ठीक है, कैसे आर्टिकल्स हैं, पीडीएफ लिखते हैं इसकी, ये अपना खुल जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे एक बार में फंडामेंटल सिर्फ इंडेक्स को डिस्कस करते हैं आज, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है अपना, कब ये इनेक्टमेंट आया? 26 जनवरी 1950 को। पहला आर्टिकल बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, इसमें हमने को बता दिया कि ये हमारे नेम है, ये टेरिटरी है। सेकंड बोलता है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आपको पावर है, आप चाहो तो नई स्टेट को एडमिट कर सकते हो और नई स्टेट बना भी सकते हो। जैसे लेटेस्ट स्टेट कौन सी बनी है अभी? झारखंड नहीं, तेलंगाना बनी थी लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद भी हमने क्या कर दिया, कुछ यूनियन टेरिटरी भी बना दी, जैसे लद्दाख और ये जम्मू वाले को भी हमने चेंज कर दिया स्टेटस। तीसरा बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ बाउंड्रीज, ये भी कर सकते हैं, पर ये सब हमने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो पार्ट 1 पूछते पेपर में, ना पार्ट 2 पूछते हैं पेपर में, आएगा वो आएगा पार्ट 3, ठीक है। और पार्ट 3 क्या है वो अपने चलते हैं, असली खेल ही पार्ट 3 का है ये, बस, ठीक है। ये है पूरा अपना पूरा पेपर जो हर एग्जाम में आ रहा है, वो आर्टिकल पैसे इसमें से आ रहा है पार्ट 3 में से, ठीक है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 सबसे इंपॉर्टेंट है, आज आर्टिकल 12 भी पढ़ेंगे अपने और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 12 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आर्टिकल 12 समझ में नहीं आया तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। आर्टिकल 12 में क्या डिफाइंड है, कोई आपसे पूछ ले स्टेट की डेफिनेशन कहां है, तो आर्टिकल 12 में पहला आर्टिकल फंडामेंटल राइट का, तो लिखो लिखो या समझ लो, आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। अब अपने सामने तो स्टेट का मीनिंग ये सुन रखा है ना, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट है। पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, स्टेट का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये स्टेट है, स्टेट का मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो स्टेट ने बनाई है वो भी स्टेट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट है। कोई गवर्नमेंट स्कूल, स्टेट है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% शेयर इंडिया की कंपनी के पास है, इंडिया के गवर्नमेंट के पास है, वो क्या है? स्टेट है। कोई ऐसी चीज जो सरकार चला रही है, वो सब भी स्टेट है, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स होंगी ना, वो सिर्फ स्टेट से ले सकते हो तुम, प्राइवेट से नहीं ले सकते। जैसे मान लो आर्टिकल 14 बोलता है, जब हमने पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल रहने का हक है। पर तुम यहाँ पे कोचिंग में आओ, बोलो कि आर्टिकल 14 के हिसाब से यहाँ पे भी सब कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूँ,
आर्टिकल 14 बोलता है कि मेरिट के हिसाब से तो आएंगे लोग, सब लोग इक्वल हैं, पर मैं बोलूंगा मेरिट नहीं, मेरा दोस्त ही है, मैं तो इसको रख रहा हूं, तो मैं रख सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मान लो तुम्हें क्लैट का एग्जाम देना पड़ रहा है ना, अब वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। जब अपने आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट हमने समझेंगे कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं दो जनों के बीच। ठीक है, एक बार अपने आर्टिकल 12 की डेफिनेशन पढ़ते हैं और स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। इस पे लिखना पड़ेगा आर्टिकल 12। देखो इससे पहले जो आर्टिकल थे ना, उसमें क्या था कि हम स्टेट की अपने को दे रखी थी कि बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। सिटीजनशिप के बारे में बता रखा था कि कौन सिटीजन होगा, वो सिटीजन होगा जो यहां पे जन्म है, बस। अब हमने पढ़ते हैं आर्टिकल 12 क्या है। ये तो ऊपर ही नहीं आ रहा, एक मिनट, इसको खोलते हैं। देखो ये है, ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका एम्बलम है, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और मेरे साथ क्या बुरा हुआ, एनएलयू दिल्ली का पेपर था आईलेट वाला, उसमें लिखा आया सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है लोगों, उसकी बिल्डिंग पे ये पूछ लिया। क्या पता है उसका कुछ है, नास्तो विदते कुछ ऐसे संस्कृत में, पता होना चाहिए, सब कुछ भी पूछ देते हैं। देखो डेफिनेशन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ए ग्रुप ऑफ राइट्स विच आर ग्रांटेड टू ऑल द सिटीजंस ऑफ नेशंस। इसको क्लोज करना पड़ेगा। All the citizens of nation by the Constitution of India under Part 3, these rights applied universally to all citizens residing in the nation, irrespective of their race, place of birth, religion, caste or gender. पहली चीज, जो भी फंडामेंटल राइट्स होंगी सिटीजन्स पे लागू होंगी। कोई फॉरनर है उसके लिए हम टेक केयर नहीं करेंगे। कुछ आर्टिकल्स हैं जो फॉरनर के लिए टेक केयर करेंगे, सारे के सारे आर्टिकल्स नहीं करेंगे। सिटीजन्स पे तो सब लागू होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट होगी सिटीजन्स पे तो लगेगी। सिटीजन कौन होता है, जो वहां पे रह रहा है। एनआरआई कौन होता है, क्या वो बाहर वाला यहाँ पे राइट क्लेम कर सकता है। कुछ है, जैसे मान लो सपोज करो राइट टू लाइफ तो सबको ही देंगे, ठीक है, पर एनआरआई की कुछ राइट चली जाएंगी। जैसे अक्षय कुमार एनआरआई है पर उसको वोट करने का राइट नहीं है इंडिया में, क्योंकि उसने वहां की ले ली कनाडा की, तो अक्षय कुमार वोट नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो मूवीज कितनी बना ले। आगे बढ़ते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज द राइट्स रिक्वायरिंग ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें जरूरत थी कि कुछ राइट्स तो ऐसी हो ना जिनकी कोई छेड़ ही ना सके। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट भी वायलेट ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटिटीज। सीख लिया आपने ने, जैसे मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो कोई मेरे को नहीं बोल सकता कि फंडामेंटल राइट की यहाँ पे प्रोटेक्शन करूं। मेरे को लग रहा है तो मैं वायलेट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो एजेंसी है ना वो वायलेट नहीं करेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। गवर्नमेंट नौकरी लगनी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, प्राइवेट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यश के पापा का क्या काम है, काम, हाँ मान लो इनके पापा को कोई वो रखना है, क्लर्क रखना है, तो वो कोई एग्जाम नहीं करवाएंगे कि मैं डंका लाऊं। उनको पता लगा दोस्त से है, कोई चाचा का लड़का है, उसको लगा दिया कि तू इसको संभाल। ठीक है, अब हम अपने मामले को बोल सकते हैं क्या भाई तेरी इतनी वेल्थ है, तू अपने बेटों को दे जा रहा है, हमें भी कुछ दे। वो कहेगा हम काय को दें तुम्हें। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि तुमने इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया, सबको बांटो। ठीक है, most of the fundamental rights provided to the citizens are claimed against the state and it's instrumentally and not against the private bodies. Article 12 gives an extended significance to the term state. तो article 12 है क्या, वो पढ़ते हैं। ये article 12 की डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़ना। In other words, for the purpose of part 3 of the constitution, the state comprises of the following. पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आ गई और पार्लियामेंट की बिल्डिंग आ गई, दोनों स्टेट है। दूसरी चीज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव कौन से हो गए, आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, सब। लेजिस्लेटिव कौन हो गए, एमपी एमएलए, ये सब स्टेट है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, राजस्थान में जो है सीएम वगैरह वो भी स्टेट हो गए। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो सब क्या है, स्टेट है। ठीक है, पार्लियामेंट कौन है, अपने को पता ही है, लोकसभा राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह, ये सब स्टेट है। लेजिस्लेचर कौन है, जो कानून बनाता है, वो सब स्टेट है। गवर्नमेंट पता ही है अपने को। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कौन हो गया, स्टेट की जो अपने चुनते हैं, जैसे अभी कौन है सीएम है अशोक गहलोत, ये सब। ठीक है,
अब अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई क्या स्टेट है या नहीं है, इस पे बहुत सवाल उठा। बीसीसीआई का मतलब, बीसीसीआई क्या कौन है पता है? कौन है? क्रिकेट की बोर्ड है, ठीक है। अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब लोगों ने बोलने लग गए कि 11 लोग हैं, ठीक है, हमें भी वो दो, फंडामेंटल राइट के हिसाब से सबको मौका, यहाँ पे भी वो होना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे भी सबको। तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ नहीं होएगा, ठीक है, यहाँ पे 11 लोग वही आएंगे जो बेस्ट हैं, चुन के आएंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर मान लो बीसीसीआई जो पैसा कमा रही है, ठीक है, उस पर क्या गवर्नमेंट का हक है या नहीं है? तो उन्होंने बोला कोई गवर्नमेंट का हक नहीं है, हम कमा रहे हैं, हमारा बोर्ड है। फिर वो कह रहे हैं कि तुम यूज क्यों कर रहे हो नाम, ठीक है, तो वो चीज भी है। एक सेकंड रुकना, एक मिनट, फोन आ रहा है जरूरी। हेलो। हाँ सर, मैं क्लास में था, 10 मिनट में करूँ आपको थोड़ा सा? हेलो। एक मिनट, अभी मत डालो, एक मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट करता हूँ फोन। हेलो, एक सेकंड रुको, मैं अभी 1 मिनट बाद जाता हूँ क्लास से।
अरे यार, ये पोज कर दी थी क्या? ये चल ही रहा है। चलो, हाँ, आ गया आर्टिकल 12 समझ में। आर्टिकल 13 का कंसेप्ट क्या है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ। सुनो, आर्टिकल 13 में क्या है, दो टाइप के लॉज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। लिखो फटाफट। आर्टिकल 13 दो लॉ की बात कर रहा है। ये बहुत बार सवाल आता है, समझना ध्यान से। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब जो अपने एग्जामिनर है ना, और जो लेजिस्लेटर थे, वो उन्होंने एक डॉक्ट्राइन बनाई जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। लिखो, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। वो कहां पे डिफाइंड है? आर्टिकल 13 में। फटाफट लिखो, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण। सही है। इक्लिप्स में क्या होता है, जब अपना जैसे एक कोई पार्ट है जो सन और अर्थ के बीच में आ गया और कुछ छाया पड़ रही है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मीनिंग क्या है? जब अपना संविधान बना, कब बना अपना संविधान? 26 जनवरी 1950। उससे पहले बहुत सारे कानून थे ना, ठीक है? तो वो कानून सब रद्द हो जाएंगे जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नई साइड बैठते। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। उससे पहले जितने भी लॉ ब्रिटिशर्स ने बना रखे थे, जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते ना, वो वॉइड है, जीरो। और जो मेल खाते हैं वो चलते रहेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब बना था?
पहले बना है। तो किसी बच्चे ने पूछा जब मैंने पढ़ाया कि सर ये अंग्रेजों के टाइम बना हुआ है, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? आर्टिकल 13 उसको दे रहा है पावर, वो कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 ये है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ पे। उससे पहले कोई भी लो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा है जो उससे वो मैच नहीं खा रहे, यानी अगेंस्ट चल रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के हिसाब से वो कैंसिल नहीं मानेंगे। लेकिन जो लोग चल रहे हैं ना वो चलते रहेंगे। आया समझ में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? नहीं समझ में आया? समझाता हूं, इसको मिटाता हूं 1 मिनट। ये देखो एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको लिखा 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस दिन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इससे पहले अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या क्या लॉ बना रखे थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। मान लो और कोई एक्ट था, जैसे कि कोई लॉ का नाम अपने लें, आईपीसी 1860, ठीक है। मान लो XYZ एक्ट जो बना हुआ था 1942, मोटर व्हीकल एक्ट मान लो जो बना हुआ था 1902, मान लो ऐसे कुछ थे। अब इतने सारे लोग चल रहे थे, तो हम आए हैं जब पिक्चर में, तो हम अपनी दादागिरी तो दिखाएंगे ना। तो हमने कहा ये थोड़ी मानेंगे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कब बना दिया? 26 जनवरी 1950। उसमें हमने आर्टिकल लिख दिए। अब उन आर्टिकल में से कोई आर्टिकल है जिसमें से ये लॉ सेट नहीं बैठ रहा, जो अगेंस्ट है, उसको हम कह देंगे टाटा बाय बाय, तुम लोग सो जाओ। और जो वैलिड है उनको हम कह देंगे तुम आते रहो, तुम चलेंगे, तुम्हें हम मानेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में मतलब जो अंधेरा है ना वो उन लॉ पे पड़ जाएगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। जो सही है वो चलेंगे, ठीक है। तो हमने करना तो ये चाहिए था कि जैसे मान लो अब नरेंद्र मोदी आता, प्रधानमंत्री, नेहरू कहता कि अब से अंग्रेजों के लॉ खत्म। पर यहां कोई है ही नहीं जिसने ढंग से लॉ पढ़ रखी हो, सारे लॉ बना दें। एक लॉ तो बनाया था, वो कौन से वाला, एग्रीकल्चर वाला, फार्मर वाला, कितना डिस्प्यूट हो गया, जबकि मोदी ने को कैंसिल करना पड़ गया कि भाई गलती हो गई, कितने लोग मर गए, वापस ले रहे हैं। तो जो लॉ ब्रिटिशर बना के गए थे ना वो अभी भी उतने हैं, अच्छे हैं और चल रहे हैं। और जो अपने ने अमेंडमेंट करके चेंज किए ना उनके पंगे हो रहे हैं अभी भी। जैसे हमने अमेंडमेंट कर दी, कुछ डोरी के लिए आए, डेथ के लिए आए, वो सब के सब कह रहे हैं कि क्या बना दिया ये। तभी लॉ करने का ये फायदा भी है कि यहाँ पे अभी क्वालिटी वाले लोग हैं ही नहीं, और तुम लोग ढंग से पढ़ के चले गए तो तुम्हारी पूछताछ होगी, तुम्हें लोग कहेंगे कि यार है ही नहीं इस फील्ड में अच्छे लोग, तुम लोग आओ। तभी तो नेशनल लॉ स्कूल्स बने हैं, ठीक है, कि ढंग से पढ़ाई हो, लॉ स्कूल्स में बच्चे निकले बाहर, अच्छे अच्छे लीगल की पोस्ट पे आए। अभी भी जुडिशरी आधी सीटें खाली हैं, उनको कैपेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। गुजरात जुडिशरी में 8000 कैंडिडेट्स बैठे थे क्या एग्जाम देने जज का, 200 सीटें थी। प्री के पेपर में सिर्फ 113 बच्चे पास हुए हैं, बाकी फेल हो गए प्री में ही। तो क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। प्री में 113 बच्चे पास हुए हैं, बस ये था कि उसमें गुजराती लैंग्वेज मैंडेटरी है। वो गुजरात वाले बिजनेसमैन माइंडेड हैं, वो कहते हैं नौकरी हम थोड़ी करेंगे। जैसे मेरी गली में एक लड़का है युद्धवीर, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भाई, वो कहता कि जट थोड़ी नौकरी करता है, उसका अलग ही है कि जट थोड़ी नौकरी करूंगा ठीक है। तो वो कह रहा कहता मैं, वो यूट्यूबर है, ठीक है, उसका जट ऑन ट्रेवल्स के नाम से है। वो कहता मैं अपने थोड़ी नौकरी करेंगे भाई, तो अंकुश किस वैम में है, तो मैं कहाँ से नौकरी करूंगा कि अपनी है जमीन। तो वो गुजराती भी ऐसे हैं जो बिजनेस, पता है नौकरी वाले हैं ना, जो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है ना, वही फोर्स करते हैं कि नौकरी करो। अंबानी थोड़ी क्लैट की तैयारी करवा रहा है बच्चे को कि क्लैट पढ़ो एनएलई में जाओ, वो थोड़ी कर रहा है। सोनिया गांधी ने थोड़ी कहा है, वो कहा कि करो भाई, राहुल गांधी को नेतागिरी करो। पता उनको असली पैसा तो बिजनेस में ही है, ठीक है। कभी तुमने देखा फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में 10 से 4 नौकरी करने वाला कभी कभी अमीर नहीं हुआ, ठीक है। वो तो नौकरी करना मतलब, जब आप देखो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब आप 10 लोग रखोगे ना नीचे, वो आपको कमा के देंगे। अंबानी, मेरे को एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई, अपने ये सुखाड़िया सर्कल वाली गली है ना, कौन सी वाली जिसमें बिरबल चौक है, वो अब रिलायंस के 3 शोरूम है, ठीक है, रिलायंस ज्वेलरी का, रिलायंस का वो कपड़ों का, और रिलायंस का एक। तो मैं अगर होता बिजनेसमैन तो मैं तो क्या करता, तीनों को एक ही बिल्डिंग में कर देता, किराया बचता। वो 4-4 लाख रुपए दे रहा है। वो अंबानी को पता नहीं ये मूर्ख बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, उन्होंने अलग ज्वेलरी का अलग किया है, ठीक है, या फिर कुछ होगा लॉजिक। मेरे हिसाब से 12 लाख रुपए खर्चना मूर्खता है, एक ही बिल्डिंग में बना दो, क्या दिक्कत है कि ज्वेलरी का सेक्शन बना दिया, उधर कपड़ों का बना दिया, इधर ये बना दिया, है ना। पर वो आदमी पैसा छाप रहा है तो वो मूर्ख तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि आर्टिकल ये जो 26 जनवरी 1950 से पहले वाले सारे लॉ माइनस उससे बाद वाले लॉ कौन से, वो तो हम बनाएंगे, और वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो बनाने नहीं देंगे।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझ में आ गई। ऐसे कुछ और डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, वो जब अपना टॉपिक आएगा तब उन्हें वो करेंगे। आज अपने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझ रहे हैं, कल जब अपने क्लास में आएंगे तो अपने आर्टिकल 14 समझेंगे, ठीक है। तो ये वाली क्लास अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की रखेंगे और फिर उसके बाद अपने नए लॉज और पढ़ते रहेंगे, ठीक है सर।